हम बात करेंगे इम्पीडेंस ट्रांसफ़र की। ट्रांसफार्मर में किस तरह इम्पीडेंस का ट्रांसफ़र एक साइड से दूसरे साइड किया जाता है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को हम इसलिए सीखना चाहते हैं जिसका हमें आगे ज़रूरी पड़ेगा। साथ ही साथ हमने पिछले शुरुआती के 1-2 लेक्चर्स में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज इम्पीडेंस मैचिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो उस बात को भी समझेंगे कि किस तरह ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस मैचिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पीडेंस का ट्रांसफ़र वाली बात। मैं यहाँ एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। और ये लोड साइड है, ये लोड रेजिस्टेंस ZL है। किसी इंस्टेंट पे इस टर्मिनल का वोल्टेज V2 है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, और ये I2 है। और उसी इंस्टेंट पे इनपुट करंट प्राइमरी साइड में I1 है और इस टर्मिनल का वोल्टेज V1 है। और ये पोलरिटी इंस्टेंटेनियस है और ये करंट का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस है। हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और ये एक लोड इम्पीडेंस लगा हुआ है जिसे मैंने ZL नाम दे रखा। तो अभी हम सीखेंगे कि इस ZL को जब प्राइमरी साइड रेफर किया जाएगा, ये सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड या लोड साइड, और ये प्राइमरी साइड है या सोर्स साइड। तो जब आप इस ZL को प्राइमरी साइड रेफर करना चाहेंगे, ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, तो क्या ये ZL ही रहेगा? और अगर ZL नहीं रहेगा तो उसका क्वांटिटिव वैल्यू क्या होगा? आप इस बात से भी इम्पीडेंस ट्रांसफ़र का मतलब आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर कोई लोड ZL सेकेंडरी साइड में लगा हुआ है, लोड साइड में, तो सोर्स को क्या ये ZL महसूस होगा या ZL के अलावा और कुछ महसूस होगा? और अगर और कुछ सोर्स महसूस करेगा, ये ZL के अलावा और ZL ना होकर ये कुछ ZL डैश मान लीजिए महसूस करेगा, तो ZL डैश कितना होगा? हम टर्म्स के बारे में बात करें तो इसे N1 और इसे N2 नाम दे दे रहे हैं। ठीक, ये N2 टर्न है और ये N1 टर्न है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप जानते होंगे एक ट्रांसफार्मर का बेसिक इक्वेशन है V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे दे रहा हूँ। और दूसरा इक्वेशन है I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1। इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे दे रहा हूँ। अब आप ज़रा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/2। ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा V1/V2, और इससे डिवीज़न करना है, मतलब I2/I1 इंटू में। ठीक है ना? मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और इक्वल टू N1/N2 इसका होल स्क्वायर। देख रहे हैं? N1/N2 नीचे फिर N2 ऊपर N1। सही लिखा है मैं? चलिए अब जरा आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। V1 और I1 को एक जगह लाइए। V1/I1 डिवाइडेड बाई V2/I2। ऐसा लिख सकता हूँ? इस हिस्से को बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर। मैंने बस इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है सिंपल वे में। 1 को एक जगह रखा है, 2 को एक जगह रखा है। इसे आप थोड़ा और अरेंज कर लें। V1/I1 इज इक्वल टू V2/I2 इंटू N1/N2 का स्क्वायर। जरा आप इस टर्म पे गौर कीजिए, ये V2/I2 है। तो जो लोग नेटवर्क थोड़ा जान रहे होंगे वो आसानी से बोल सकते हैं
V2/I2 इज ZL, लोड रेसिस्टेंस, लोड इम्पीडेंस, है ना। सिंपल सा बात है। मतलब मैं इस हिस्से से अगर देखूं, इस टर्मिनल के क्रॉस, सेकेंडरी टर्मिनल के क्रॉस अगर सीन करूं, तो ये V2/I2 होगा और इसे हम ZL बोल सकते हैं। तो ये टर्म ZL हो गया। ठीक उसी तरह आप अगर इस टर्म को देखेंगे V1/I1, तो इस टर्म का मतलब है कि मैं इस सर्किट को प्राइमरी साइड से सीन कर रहा हूँ और इसे मैंने ZL डैश नाम दे दिया, और ये क्या होगा V1/I1। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये लोड है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ZL डैश क्या है, इम्पीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड। ठीक है, तो मैं इन बातों को यहाँ रख दे रहा हूँ। ये ZL डैश, ये ZL इंटू N1/N2 स्क्वायर। आप जरा इसे रीअरेंज कर लें। ZL डैश इज इक्वल टू ZL डिवाइडेड बाई N1/N2 स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अपना ही भी करेंगे तो ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, याद रखने में आसानी होगी। ZL डिवाइडेड बाई, सॉरी कुछ गलती हो रहा है, देखिए N2/N1, N2 बाई, हाँ नीचे N2 रहना चाहिए ना, हाँ ZL डिवाइडेड बाई टर्न्स रेशियो N2/N1। आसानी रहेगा। आप इधर का रेसिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इस तरह याद रखने से बात यह है ना कि आप जब बहुत सारा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ लेंगे, इम्पीडेंस के अलावा और सारी बातें हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि N1 ऊपर या N2 ऊपर या किस तरह से लिखा जाए। तो उस समय ये इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मदद करेगा याद रखने के पर्पज़ से, हमें बार बार ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ZL डैश क्या है। ZL डैश एक इस तरह का इम्पीडेंस है जो हम प्राइमरी साइड से देखेंगे तो हमें महसूस होगा, और ये V1/I1 इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये इम्पीडेंस क्यों दिखेगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड में एक लोड लगा हुआ है ZL, इसी लोड का रिफ्लेक्शन है प्राइमरी साइड में, ये इस तरह भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही काम का है और इसे आप याद रखिए। चलिए एक प्रैक्टिकल वैल्यू लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, मान लीजिए कि ZL अगर 100 ओम है, ZL का मैग्नीट्यूड 100 ओम है, तो ये प्राइमरी साइड से क्या दिखेगा। और मैं टर्न्स रेशियो भी हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपको एक टर्न्स रेशियो दे रहा हूँ। ये टर्न्स रेशियो आप मान सकते हैं 11,000 इंटू 440, है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है, आप जानते होंगे। और हमने यहाँ एक ZL लगाया है और इस ZL का वैल्यू कितना है, 100 ओम है। तो जब हम इस साइड से देखेंगे, सोर्स की तरफ से देखेंगे, जिसे मैं ZL डैश बोल दे रहा हूँ, तो ये 100 ओम ही दिखेगा। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो ये 100 ओम ही दिखेगा या कुछ और दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा। 100 ओम तो दिखेगा नहीं, क्योंकि जब तक N2/N1 1:1 ट्रांसफार्मर ना हो जाए तो वो 100 ओम के अलावा हमें कुछ दिखेगा। तो इस केस में हम अगर निकालने का कोशिश करें तो आपके पास 100 डिवाइडेड बाई यहाँ का टर्न्स बाई यहाँ का टर्न्स, इसका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे तो 11 चौके 44, ये 25, 100 इंटू 25 स्क्वायर, ये टर्न्स रेशियो के चलते 25 आया है, 100 इंटू 625। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई 100 एम्पियर का लोड इधर लगा हुआ है, तो वो एक ट्रांसफार्मर जिसका टर्न्स रेशियो इतना है, उसे 625 टाइम ज़्यादा दिखेगा। समझ रहे हैं ना। इस सोर्स को अगर सोर्स दिखेगा बिना ट्रांसफार्मर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिना ट्रांसफार्मर के सोर्स पे लोड डालना चाहते हैं, ये सोर्स है ना,
अगर मैं ये ट्रांसफार्मर ओमिट कर दूं और तब का सिचुएशन सोचूं तो ये सोर्स पे ZL हमें कितना डालना पड़ेगा, 100 के बजाय 100 गुने 625 अगर टर्न्स रेशियो ये। आप समझ पा रहे हैं ना, सोर्स को अब ये 100 ओम महसूस नहीं होगा, ये 100 इंटू 625 जो कि डिपेंड करेगा टर्न्स रेशियो क्या है। बातें इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर को लेकर बातें स्पष्ट हो रही होंगी। इम्पीडेंस अगर सेकेंडरी साइड लगा हुआ है तो प्राइमरी साइड जाएगा तो वो इम्पीडेंस टर्न्स रेशियो के हिसाब से चेंज होगा। मैं अभी तक के एग्जांपल में इम्पीडेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ले जा रहा था। इसका उल्टा भी सही हम जान सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई लोड कुछ ओम अगर प्राइमरी साइड में है तो वो सेकेंडरी साइड में आएगा तो किस तरह वैल्यू चेंज होगा। ठीक इसी तरह हम सोच सकते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब जैसे मैं कह दूं कि अगर यहाँ ये कोई लोड था जो कि सोर्स, मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई लोड सेकेंडरी साइड या कुछ भी ओम या कुछ ऐसा चीज़ सर्किट एलिमेंट ही मान लीजिए जो प्राइमरी साइड में लगा हुआ है तो सेकेंडरी लोड टर्मिनल के क्रॉस उसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए कि ये कुछ इसे मैं क्या नाम दे दूँ, फिलहाल Z1 नाम दे दे रहा हूँ। तो अगर ये Z1 लगा हुआ है, ये Z1 है और इसका टर्न्स रेशियो 11,000 इंटू 440 है, तो आप इस साइड से देखने पे आपको क्या महसूस होगा। देखिए मैं नोमेनक्लेचर बदल दे रहा हूँ, अभी तक ये ZL इधर लिख रहा था, अब इधर ZL डैश लिख रहा हूँ। मतलब है कि ट्रांसफ़र करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी उसका वैल्यू बताना है। Z1 डैश में नाम दे दें, ZL नहीं Z1। तो डैश करने का मतलब क्या है, ये अपने साइड से ट्रांसफ़र होकर दूसरे साइड पे पहुँच गया है, तो उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी जैसा कि मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया जो कि हम ड्राइव किया है, कोई बड़ा बात नहीं है। Z1 डैश इज इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाई, मैं सीधे लिख रहा हूँ Z1 मान लीजिए 100 ओम ही है तो 100 ओम डिवाइडेड बाई यहाँ का टर्न्स, जिस साइड लोड लगा हुआ है उस साइड का टर्न्स डिवाइडेड बाई 440, सिंपल सा। तो ये क्या हो गया, यहाँ बस N1/N2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरह याद रखना है कि लोड अगर आप दूसरे साइड रेफर करना चाह रहे हैं तो ओम, वो ओम जिस साइड लगा हुआ है वहाँ का टर्न्स डिवाइडेड बाई वहाँ का टर्न्स, फिर अगला टर्न्स उसका स्क्वायर। तो मैं अभी तक हम सीखे कि हमने लोड को किस तरह ट्रांसफ़र किया, किसी लोड या किसी और सर्किट एलिमेंट को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न सिर्फ सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये इस फार्मूले को लाने का एक और मेथड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो आगे आसान होगा। चलिए उस तरीके को, उस मेथड को भी देख लेते हैं। अभी हमने वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो को डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन निकाला था ना। एक और तरीका है, वो शायद आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली बात समझ में आए। मैं आसानी के लिए अभी ZL नहीं लगा के अपने बातों को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए RL लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर इस बात को हम जनरलाइज कर लेंगे। तो जब मैंने RL लगाया है सेकेंडरी साइड में और मैं इसे उठा के इस RL को चाहता हूँ कि ये आप हमें बताइए कि RL को अगर हम सोर्स की तरफ से देखेंगे तो ये क्या महसूस होगा। तो अभी ऐसा बात है, जब आप यहाँ RL है तो यहाँ लॉसेज कितने हैं, R मतलब ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसका कंसर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस से है। तो जब RL सेकेंडरी साइड में लगा हुआ था तो लॉसेज इतना था, और जब RL को हम रेफर करके प्राइमरी साइड में लाना चाहते हैं तो ये RL डैश है और इस साइड में करंट कितना है, I1 है ना। दोनों साइड के लॉस बराबर होने चाहिए, तब ना कहेंगे कि रेफर्ड हो गया और कोई अंतर नहीं आया, बाकी सर्किट एलिमेंट में कोई अंतर नहीं आया। तो इस तरह आप RL डैश निकाल सकते हैं। RL डैश क्या हो गया, RL डिवाइडेड बाई I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि करंट का रेशियो N2 डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस के लिए हुआ जहां हमने पावर लॉसेज को बराबर कर दिया। और ये फार्मूला देखिए, अगर आप R और Z को छोड़ दें तो वही फार्मूला है ना, सिमिलर वही टर्न्स रेशियो उसी तरह नीचे आ रहा है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जिस तरह सोचना चाहें, पावर लॉस से सोचना चाहेंगे तो इस तरह सोच सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले को जहाँ तक जनरलाइज करने की बात है, तो जो ओम का जो भी यूनिट है
इस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ओम है, हम सारे को इस आधार पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस किस का, जैसे आर का है, और ये एक्सएल, एक्सएल क्या हो गया, ओमेगा एल, या फिर एक्सी रहे, एक्सी तो लोड में ही हो सकता है, 1/ओमेगा-c रहे, या फिर जेड रहे जो कि यहाँ है। तो जब जेड रहेगा तब इस चारों टर्म के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे आर के बारे में पूछा जाए तो RL/A, जब आपसे एक्स के बारे में पूछा जाए तो x/, यही चीज़, जेड के बारे में पूछा जाए तो ZL डैश इज इक्वल टू, या जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और इसका टर्न्स रेशियो डिवाइडेड बाई दूसरे का टर्न्स रेशियो और इसका स्क्वायर। तो मैंने एक फार्मूला निकाला जिसका कंसर्न लोड से है, पावर लॉसेस से है, और ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका यूनिट यही है, उन सारे को हम इस फार्मूले से चेंज कर सकते हैं, और ये फार्मूला वही आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो लोड ट्रांसफ़र करना ट्रांसफार्मर में, ये किस तरह हमें इम्पीडेंस मैचिंग में मदद करता है। दूसरा कंसर्न ये था हमारे डिस्कशन का कि जब हम लोड को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड, तो ये प्रॉपर्टी, ट्रांसफार्मर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये किसी भी लोड को दूसरे साइड में, सोर्स साइड में, वो ना दिखा के दूसरा कुछ दिखा सकता है। वो बात डिपेंड करेगा कि टर्न्स रेशियो क्या है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इम्पीडेंस मैचिंग करवाते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज़ इम्पीडेंस मैचिंग के, मैंने पहले दूसरे क्लास में आपसे बताया था, आपको लिखवाया था ट्रांसफार्मर, जहाँ ट्रांसफार्मर के यूजेस के बारे में मैंने चर्चा की थी। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइसेज, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो वहाँ मैंने आपको बोल दिया था कि मैं समय आने पे इस बात का चर्चा करूँगा। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है और किस तरह हमें ये समझना है। देखिए, आप इस बात को समझने के लिए आपको एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी ध्यान रखना होगा। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है, हालांकि इस बारे में डिटेल में नेटवर्क वाले सेक्शन में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। यहाँ जान लेते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहता है कि किसी सोर्स से जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा किसी लोड की तरफ, तो ये तब मैक्सिमम होगा, है ना। पावर का ट्रांसफ़र तब मैक्सिमम होगा जब सोर्स का इम्पीडेंस, सोर्स का ओम और लोड का ओम बराबर रहे। मतलब ZS का मैग्नीट्यूड और ZL का मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो कंडीशन ये आएगा कि सोर्स अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा लोड को। मतलब लोड का इम्पीडेंस कुछ ऐसा, लोड ZL है और ये ZS है सोर्स का, तो ये दोनों जिस कंडीशन में बराबर रहेंगे वहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा उस सर्किट से। तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में सोचिए, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका इनपुट है ये, और इसका इनपुट रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस ZI मैं नाम दे रहा हूँ, और जो लोड लगाए हुए हैं हमने बेसिकली मैं मैग्नीट्यूड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेसिस्टेंस से ज़्यादा हमें ओम चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली ये फार्मूला मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहता है, ठीक है ना, लोग कहेंगे ये कहता है कंजुगेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप DC के केस में देखेंगे तो सोर्स और लोड, है ना, ओमिक वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ज़्यादा मतलब रहेगा क्योंकि ये DC सर्किट है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मेनली DC सर्किट होता है और वहाँ ओमिक रेसिस्टेंस लगे रहते हैं लोड के तौर पे, तो इसीलिए उस बात का ज़्यादा हमें मतलब है। तो अगर इस सर्किट का इनपुट रेसिस्टेंस RI है और लोड RL है और ये सर्किट पावर ट्रांसफ़र कर रहा है सोर्स से लोड की तरफ, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों बराबर रहेंगे। अब भला ऐसा, मतलब इस तरह बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। इनपुट रेसिस्टेंस क्या है? इस सर्किट का डिज़ाइन किया हुआ रेसिस्टेंस है ना, इस सर्किट का डिज़ाइन रेसिस्टेंस इनपुट रेसिस्टेंस है और ये लोड रेसिस्टेंस है। तो ये सर्किट मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र करेगा लोड को जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, इनपुट रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस बराबर होंगे।
तो इस बात को अचीव करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बातें तो इतनी आसान नहीं है। लोड तो कुछ भी हो सकता है ना, ये हम पे तो डिपेंड, सर्किट बनाने वाले पे तो डिपेंड नहीं करेगा कि वो उस हिसाब से बनाए कि लोड क्या रहेगा। अगर लोड थोड़ा सा भी वेरी करेगा तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर का ट्रांसफर मैक्सिमम रेट से नहीं होगा। तो हम इस बात को अचीव करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास खूबी है कि इस रेसिस्टेंस को जो चाहे सोर्स को दिखा सकता है, कम करके भी ज़्यादा करके भी दिखा सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है उसका टर्न्स रेशियो क्या है। अगर मैं यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दूँ, मैं लोड से पहले एक ट्रांसफार्मर लगा दूँ, ये RL है और इस तो RL हमें इस तरह यहाँ लाना है, इस साइड में ये RI दिखे, तो इसका टर्न्स रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। तो मैं बड़ा आसानी से इस ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो सर्किट बनाया है उसका इनपुट रेसिस्टेंस ये है और लोड का रेसिस्टेंस अगर हमें पता है तो हम ये बात बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेसिस्टेंस को जब प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो वो RI आ जाना चाहिए, और इस ट्रांसफार्मर की मदद से ये लोड रेसिस्टेंस एक्चुअल में RL ना होकर RI दिखने लगेगा, और जब ये RI दिखने लगेगा इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र करने लगेगा। तो ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं हम लोग, है ना। अभी हमने पढ़ा RI इज इक्वल टू RL डिवाइडेड बाई N2 अपॉन N1 का स्क्वायर, और इस हिसाब से हम N1 बाई N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू RL बाई RI। तो हम टर्न्स रेशियो एक अपने डिज़ायर के हिसाब से टर्न्स रेशियो डिसाइड कर लेंगे, और अगर इस टर्न्स रेशियो को हम वेरी कर पाएँ तो वेरिएबल लोड के लिए मैक्सिमम पावर हम दे पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर का एक यूजेस, एक मेन यूजेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इम्पीडेंस मैचिंग में भी होता है। इम्पीडेंस मैचिंग वर्ड क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ का इम्पीडेंस सोर्स, लोड का इम्पीडेंस सोर्स वाले इम्पीडेंस से मैच करने लगा, और मैच इसलिए करवाना है क्योंकि पावर का ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो पाए। तो इम्पीडेंस ट्रांसफ़र के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी। नेक्स्ट हम अगले क्लास में बाकी सारे सर्किट, ये अभी हमने आइडियल ट्रांसफार्मर बताया था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बेसिकली हमें समझना ये है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो बहुत सारे एलिमेंट हमने लगाए थे, R2, X2, R1, X1, R0, XM, उन सारे का ट्रांसफ़र हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे, और हम देखेंगे कि हम एक इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह डिज़ाइन कर पाएँ, ताकि वो बड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो एक बड़ा सा सर्किट हमने बना रखा था उसे एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर पाए और हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो। थैंक यू।